जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का एग्ज़ाम 2 दिसंबर से चालू हो चुका है। तो ऐसे में मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि लोकप्रिय बाघ गुफा चित्र में पाए जाते हैं, यानी कि जो लोकप्रिय बाघ गुफा है वे कौन से राज्य में पाए जाते हैं। तो वो आपका पाया जाता है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कर्क रेखा 8 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है, निम्न में से कौन उनमें से एक नहीं है। यानी कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ऐसा है जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो असम राज्य है वहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। तो एलिफेंटा की गुफाएं आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन में पूछा गया कि साम्राज्यवाद पूर्व की अवधि में केलिको के नाम से किसे जाना जाता था। यानी कि जब साम्राज्यवाद चल रहा था तभी केलिको के नाम से किसे जाना जाता था। तो तभी केलिको के नाम से कपास को जाना जाता था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन है। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका संस्थापक था बिंबिसार, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आज़ाद, रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिरी जैसे क्रांतिकारी सभी जुड़े हुए थे। तो किस घटना से जुड़े हुए थे ये। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, काकोरी घटना से ये सभी जुड़े हुए थे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। तो ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि 1857 का सिपाही विद्रोह तब हुआ था जब भारत के गवर्नर जनरल थे। तो 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ था तो तभी भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो तभी थे लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि 1757 में खालिस्तान के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता प्राप्त कर ली। तो यहाँ पर खालिस्तान में क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता प्राप्त कर ली थी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से किन्हें प्यार से द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। तो किन्हें प्यार से द ग्रेट ओल्ड मैन साउथ ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो कहा जाता है एस अय्यर को, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि पुस्तक गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई थी। तो गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई थी। तो वो लिखी गई थी ज्योतिराव फूले के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करता है। तो कौन सा मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचार प्रदान करता है। तो ये करता है आपका अनुच्छेद नंबर 32। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है। तो भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल तब तक होता है जब तक कि लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था। तो सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था। तो यह किया गया था केंद्र राज्य संबंध के विषय पर रिपोर्ट देने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से बनाया जाता है। तो भारत का प्रधानमंत्री किस प्रक्रिया से बनाया जाता है। तो यह आपका बनाया जाता है नियुक्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कर संविधान द्वारा केवल और पूर्णतः केंद्र सरकार को सौंपा जाता है। तो कौन सा कर है जो संविधान द्वारा केवल और केवल केंद्र सरकार को सौंपा जाता है। तो वह कर है निगम कर, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि 58 क्या है। तो 58 क्या है। तो 58 एक भू राजस्व विभाग होता था, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि विटली आयोग का संबंध था। तो विटली आयोग का संबंध किससे था। तो इसका संबंध श्रम से था, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि 1935 के अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से किस समूह को पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं मिला। तो किसको नहीं मिला था। तो एंग्लो इंडियन को नहीं मिला था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रथम राष्ट्रीय योजना समिति का गठन 1938 में किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर पूछा गया है कि किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस द्वारा किया गया था।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1918 में कांग्रेस अधिवेशन में किसने पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए मतदान के लिए अधिकार की समान पात्रता की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया था। यानी कि 1918 में कांग्रेस संविधान में कहा गया था कि प्रस्ताव रखा गया था कि जो पुरुष और महिला दोनों हैं, दोनों के लिए मतदान का जो अधिकार है वो यहाँ पर समान होगा। तो किसने कहा था? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्य किया था? तो 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्य किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में नागरिकता से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो कि भारत में नागरिकता से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 5 से 11। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 में जो बनारस अधिवेशन हुआ था तो उसका अध्यक्ष कौन था? तो उसका अध्यक्ष था गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर की थी? तो आपको बता दूं कि 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। लेकिन कहाँ पर किया गया था? तो यह किया गया था आपका लंदन में, ऑप्शन नंबर ए। तो पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है? तो भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक कौन सा प्रमुख बंदरगाह है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? तो आपको बता दूं कि भारत के पूर्वी तट पर विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निकृष्ट वस्तुओं की मांग की आय लोच होती है। तो निकृष्ट वस्तुओं की मांग की आय लोच क्या होती है? तो वो हमेशा नकारात्मक होती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था। तो उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान क्या था? तो वह था ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश शोषण की नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा भारत सेवक मंडल की स्थापना किया गया था। तो वो कब किया गया था? तो वह किया गया था वर्ष 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो आपको बता दूं कि भारत में तीनों प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो ऐसे में ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो यह लागू हुआ था 1950 को, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? तो वो कहा है भाग 3 को, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार क्या था भारत के संविधान में? तो वो था मूल संविधान का हिस्सा था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व प्राप्त है। तो किसको प्राप्त है? तो यह प्राप्त है उच्चतम न्यायालय को और उच्च न्यायालय को। तो ऐसे में उपयुक्त दोनों, ऊपर का जो दोनों सही दिया गया है, दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि संविधान के प्रारूपण समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने किया था? तो किसने किया था? तो वो किया था जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं? यानी कि राष्ट्रपति को संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानना पड़ेगा। तो किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो यह कहा गया है अनुच्छेद नंबर 74 में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई रेखा को कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि उत्तरी मैदानों का निम्न में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक उपजाऊ होता है?
तो कौन सा क्षेत्र सबसे ज़्यादा अधिक उपजाऊ होता है? तो वो होता है ऑप्शन नंबर ए खादर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि टाटा लोहे एवं इस्पात कंपनी टिस्को निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो टाटा लोहे एवं इस्पात कंपनी शॉर्टकट में कह सकते हैं टिस्को, वह कहाँ पर स्थित है? तो स्थित है जमशेदपुर में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि काली मिट्टी अधिकतर भारत के किस भाग में पाई जाती है? तो काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो अधिकतर वह भारत के प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से कौन सा बृहद वृत्त है? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि विटीकल्चर किससे संदर्भित करती है? तो विटीकल्चर का संबंध किससे है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंगूरों की खेती से। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कोरियोलिस बल खाली स्थान पर अधिकतम होता है। तो कोरियोलिस बल कहाँ पर सबसे अधिकतम होता है? तो होता है ध्रुवों पर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से किस राज्य में दलदलीय या फिर पीटमय मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? तो कौन से राज्य में दलदलीय या फिर पीटमय मृदा नहीं पाई जाती है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, वो कब हुआ था पूछा गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1780 से 1784 के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से किस धर्म की उत्पत्ति भारत में नहीं हुई है? तो कौन सा ऐसा धर्म है जिसका उत्पत्ति भारत में नहीं हुई है? तो इसका जवाब हो जाएगा पारसी धर्म, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खालिस्तान वर्ष में मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किया था। तो किस वर्ष मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किया था टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1784, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि गोवा पर विजय किस वर्ष हुई थी? तो गोवा पर विजय किस वर्ष हुई थी? तो यह हुई थी 1510 में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था 1999 में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए लोमस ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है? तो आपको बता दो कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए लोमस ऋषि गुफा बनाया गया था, तो वह किस राज्य में स्थित है पूछा गया है। तो वह स्थित है बिहार में, ऑप्शन नंबर डी। पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि चार महान सत्यों की अवधारणा निम्न में से किस धर्म से संबंधित है? तो चार महान सत्य बताया गया है, तो किस धर्म से संबंधित रखता है? तो वो आपका रखता है डी ऑप्शन, बौद्ध धर्म से। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से किस स्थान का संबंध गौतम बुद्ध के जन्म से है? तो गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो हुआ था आपका लुम्बिनी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? तो चैत्य और विहारों का निर्माण किस धर्म के भिक्षुओं के लिए किया गया था? तो वह आपका किया गया था बौद्ध धर्म के लिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए लोमस ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है? तो लोमस ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है जो कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई थी? तो वो आपका स्थित है बिहार में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? तो मौर्य समाज का एक शासक था जो कि बौद्ध धर्म का अनुयायी बन जाता है। तो कौन सा शासक था? तो वो था ऑप्शन नंबर सी, अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह नाम किसने दिया था? आखिर INC इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने रखा था? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि गांधार कला शैली निम्न में से किस यूरोपीय राष्ट्र की कला से प्रभावित थी? तो गांधार कला शैली किस यूरोपीय राष्ट्र कला से प्रभावित थी?
तो वो थी ग्रीस, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यवस्था है जो कि बताता है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा। तो किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारतीय राज्य में यानी कि हर एक राज्य में एक राज्यपाल होगा। तो किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो यह कहा गया है अनुच्छेद नंबर 153, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय संविधान के खालिस्तान का संबंध युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल से संबंध है। तो किस अनुच्छेद का संबंध है, तो अनुच्छेद नंबर 352 का संबंध है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, यानी कि भारत जब आज़ाद हो गया था उसके बाद प्रथम गवर्नर जनरल किसको बनाया गया था। तो वह बनाए गए थे माउंटबेटन को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। यानी कि क्वेश्चन में पूछा गया कि किस अनुच्छेद में लोकसभा के एसटी और एससी का जो सीट है उसका आरक्षण का प्रावधान है। तो किस अनुच्छेद में है, तो ये आपका है अनुच्छेद नंबर 330, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा लेख भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ा हुआ है। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से कौन सा लेख जुड़ा हुआ है, कौन सा आर्टिकल जुड़ा हुआ है। तो इसका जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 54, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यूपीएससी की नियुक्ति की शक्ति प्रदान करता है। यानी कि भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है कि यूपीएससी की परीक्षा होगी और यूपीएससी की नियुक्ति भी किया जाएगा। तो किस आर्टिकल में कहा गया है, तो यह आपका कहा गया है अनुच्छेद नंबर 315, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित है। यानी कि राष्ट्रपति का भी चुनाव किया जाएगा, तो किस आर्टिकल में लिखा गया है, तो ये लिखा गया है अनुच्छेद नंबर 55, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशाल गैस के रूप में जाना जाता है। तो किस ग्रह को विशाल गैस के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी बृहस्पति को जाना जाता है, बृहस्पति को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि दो क्रमागत 9 चंद्रों के बीच लगभग खालिस्तान दिनों की अवधि होती है। तो कितने दिनों की अवधि होती है, तो इसका जवाब हो जाएगा 29.5। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं। तो शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं, तो आपको बता दूं कि शुक्र ग्रह के एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति 2019 में कब हुआ था। तो यह कब हुआ था, तो यह हुआ था 21 जून को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। तो मध्य प्रदेश में एक शहर है जो कि शिप्रा नदी के तट पर स्थित है, तो वह शहर का नाम बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा उज्जैन, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि नीरज चोपड़ा किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो नीरज चोपड़ा भाला फेंक से जुड़ा हुआ है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि रेपो दर का निर्धारण करने तथा मुद्रास्फीति को नापने के लिए आरबीआई किस सूचकांक का प्रयोग करता है। तो आरबीआई के द्वारा किस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीपीआई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से कौन सा भारत का शीर्ष बैंकिंग संस्थान जो कि मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है। तो कौन मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है, तो इसका जवाब हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि विश्व कवि के उपनाम से किन्हें जाना जाता है। तो विश्व कवि के उपनाम से रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी।
अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक किसमें है, तो वो है दूध में, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इसके अलावा चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।